हेलो, मैं हूं होस्ट और आपका नया दोस्त अजय कुमार। आज हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह, जिसने न जाने कितने बम धमाके किए, कितनों को गोली से मारा, पूरा हिंदुस्तान उससे परेशान। नाम है दाऊद इब्राहिम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 12 मार्च 1993 मुंबई शहर, जो भारत की आर्थिक तरक्की का दिल था, अचानक दहलोत गया। दोपहर के 1:30 हुए थे और अगले 2 घंटों में 12 बम धमाकों ने मुंबई की रूह को हिलाकर रख दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग और कई लग्जरी होटल, हर तरफ धुआं धुआं और चीखें थी। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह देश की आत्मा पर एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। शाम होते होते 257 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन जैसे जैसे धुआं छटा, पता चला कि इन धमाकों का असली मास्टरमाइंड सीमा पार कर चुका था। पिछले 30 सालों से दाऊद इब्राहिम दुनिया का सबसे रहस्यमय साया बना हुआ है। FBI के लिए वो एक ग्लोबल टेररिस्ट है, भारत सरकार के लिए वो एक नंबर का दुश्मन है, लेकिन जासूसी की दुनिया में उसे कराची का भूत कहा जाता है। दुनिया को लगा कि पुलिस के हाथ खाली है और सुराग मिट चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पर्दे के पीछे एक खुफिया यूनिट अंधेरे में एक खामोश जंग लड़ रही थी। यह सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे लंबे मेन हंट का दास्तान है। एक ऐसी शतरंज का बिसात जहां पूरी दुनिया एक खेल का मैदान था। यह समझने के लिए एक ऐसा इंसान जो दाऊद इब्राहिम कैसे बनता है, यह समझना जरूरी है कि वह डॉन कैसे बना। दाऊद शुरू से ही आतंकवादी नहीं था। वो एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा था जो डोंगरी के दंग गलियों में पला बढ़ा। उसने कानून अपने पिता से सीखा और उसे तोड़ना गलियारों से सीखा। 1980 के दशक तक दाऊद ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को कॉरपोरेट कंपनी की तरह खड़ा कर दिया, जिसे नाम दिया टी कंपनी। उसका मकसद सिर्फ वसूली नहीं था, वो सोने, चांदी और जानकारी के हर रास्ते पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन 1993 के धमाकों ने उसकी पहचान बदल दी। वो एक डॉन से बदलकर एक रणनीति मोहरा बन गया। जब वह कराची भागा तो वह सिर्फ एक भगोड़ा नहीं था, बल्कि वह एक देश की राजकीय अतिथि बन चुका था। और यही से विवाद शुरू होता है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद कोई इंसान 30 साल तक कैसे छिप सकता है? इसका जवाब डीप स्टेट साजिशों में छिपा है। सालों से यह अफवाह रही है कि दाऊद कभी भी एजेंसियों की पहुंच से बाहर नहीं था। उन्हें उसका पता था, उसका फोन नंबर, यहाँ तक कि उसकी दवाइयों तक की जानकारी थी। तो फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? अगर आप कराची के क्लिफ्टन इलाके के नक्शा को देखें तो वहाँ एक हाई सिक्योरिटी जोन है और यही वो दाऊद इब्राहिम रहता है। लेकिन उसकी सुरक्षा सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि कूटनीति से होती है। दाऊद इब्राहिम एक सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों के अंडरवर्ल्ड तक पहुंचने का एक जरिया था। उसने हवाला नेटवर्क पर कब्जा कर रखा था, एक ऐसा सिस्टम जिससे बिना किसी कागजी सबूत के अरबों डॉलर इधर से उधर किए जा सकते हैं। एक अपराधी को पकड़ने के लिए जानकारी क्यों जरूरी है? क्योंकि आप उस इंसान को नहीं पकड़ सकते जिसका पैसा दुनिया की अर्थव्यवस्था के पहियों में तेल का काम कर रहा हो। लंदन के रियल एस्टेट से लेकर शाहजहां के सट्टाबाजी सिंडिकेट तक डी कंपनी की पहुंच इतनी गहरी थी कि उसे हिलाने का मतलब कई ताकतवर लोगों के आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाना। खुफिया यूनिट्स को समझ आ गया कि अगर दाऊद इब्राहिम तक पहुंचना है तो पहले उसके साम्राज्य का खून बहाना होगा। साल 2000 के दशक में एक खामोश जंग शुरू होती है। यह फिल्मों जैसी जंग नहीं थी, बल्कि यह बैंक खातों की जंग थी। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके जरिए उन देशों पर दबाव बनाया गया जो मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहे थे। धीरे धीरे दाऊद की कंपनियों को फ्रीज कर दिया गया, जिससे वह अपने संरक्षकों के लिए फायदे की जगह बोझ बनने लगे। डिप्लोमेटिक रुकावटों के बावजूद ऐसे कई मौके आए जब सन्नाटा टूटा, और आज हम क्लासिफाइड मिशंस का एनालिसिस करेंगे जो लगभग दाऊद इब्राहिम को सामने ले आए थे। कहते हैं 2000 के दशक के मध्य में एक विशेष स्ट्राइक टीम बनाई गई थी। उनका मकसद था या तो दाऊद को पकड़ो या खत्म कर दो। उन्होंने एक हाई प्रोफाइल शादी में दाऊद का पीछा किया। शूटर तैनात थे, स्नाइपर की नजर सीधे टारगेट पर थी, लेकिन आखिरी मिनट पर ऑपरेशन रोकने का आदेश आया। क्यों?
क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस ऑपरेशन की भनक लग गई थी। अगर वो हमला होता तो वो सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं होती, बल्कि दो परमाणु शक्ति का संपन्न देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाता था। और यही इस पूरे मैन हंट का सबसे बड़ा विवाद है। जब अपराधी को एक देश की सेना की सुरक्षा मिली हो तो इंसाफ कैसे होगा? उन अधिकारियों के लिए यह हताश का विषय था जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन उसके बाद शिकार का तरीका बदल गया। अगर दाऊद को नहीं पकड़ सकते तो वह उसकी विरासत को खत्म करने लगे। खुफिया एजेंसियों ने कथित तौर पर दाऊद और उसके पुराने साथी छोटा राजन के बीच दुश्मनी को हवा दे दी। बैंकॉक की गलियों से लेकर दुबई के मॉल तक गैंग वॉर शुरू हो गया, जिसने डी कंपनी की कमर ही तोड़ कर रख दी। 21वीं सदी में यह तलाश डिजिटल दुनिया में बदलती चली गई। इंटरनेट के दौर में दाऊद इब्राहिम का शिकार करने के लिए अलग हथियार की जरूरत थी। एजेंसियों ने इंसान को ढूंढना छोड़कर उसको सिस्टम पर नजर रखने की शुरू कर दी। उसके परिवार की सेहत पर नजर रखी गई, उसकी बेटियों की यात्राओं और उसकी बेटी की शादियों पर पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से हुई। और इस तरह दाऊद और उससे जुड़े सभी लोगों के हर डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक किया गया। इसके बाद शुरू हुआ मनोवैज्ञानिक दबाव। हाल ही के सालों में दाऊद की खराब सेहत से गैगन हार्ट फेलियर या जहर दिए जाने की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती है। यह सिर्फ खबरें नहीं है, यह अक्सर सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा होता है। ऐसी खबरें फैलाकर एजेंसियों ने उसके संरक्षकों को मजबूर किया कि वे उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, जिससे उनके सुरक्षा घेरे में चूक होने की संभावना बढ़ जाए। आधुनिक जासूसी में कभी कभी आपको गोली की जरूरत नहीं होती, बस दुनिया को यह यकीन दिलाना काफी होता है कि वह इंसान अब खत्म हो चुका है। आज भी इस मैन हंट का स्टेटस जारी है, लेकिन दुनिया बदल गई है। वो कूटनीति कवच जो भी कभी उस दाऊद इब्राहिम की रक्षा करता था, अब कमजोर पड़ रहा है। आर्थिक दबाव और बदलती ग्लोबल पॉलिटिक्स ने सुरक्षित मुहर्रों से बहुत महंगा सौदा बना दिया। इस मिशन का सबसे चौंकाने वाला सच यह नहीं है कि वह पकड़ा नहीं गया, सच यह है कि मिशन एक अलग तरीके से सफल रहा। कराची का दाऊद इब्राहिम आज अपने ही घर में एक कैदी की तरह रह रहा है, कहीं सफर नहीं कर सकता। वो अपने साम्राज्य को उस बेखौफ तरीके से नहीं चला सकता जैसे वो पहले चलाता था। वो अपने ही बनाए हुए सोने के पिंजरे में कैद है, जहां उसके बॉडीगार्ड ही उसके जेलर है। इतिहास के सबसे लंबे मैन हंट का अंत शायद किसी फिल्म कोर्ट या सीन लाइव गिरफ्तारी में ना हो, इसका अंत कराची के ही किसी सुनसान कमरे में ही हो सकता है। यहाँ एक इंसान को यह एहसास होगा कि आप अपने ही बनाए सायों से कभी जीत नहीं सकते। यह खामोश जंग जारी है, और जैसे जैसे अरब सागर में सूरज ढलता है, शिकारी भी अपने सायों में ही बैठा हुआ है, उसे गलती के इंतजार में जो आखिरकार दाऊद को रोशनी में ले आएगी। अगर आपको जासूसी और अपराध की दुनिया का यह पसंद आया वीडियो तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।